है बच्चा पार्टी, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएबीटी सॉल्यूशन में। मैं आपका अपना डीजी सर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट पीएबीटी आई होप आपका अच्छा गया होगा और आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। लेकिन चलिए देख लेते हैं एक बार कि इसे कैसे अटेम्प्ट करना था या आंसर्स कैसे आने चाहिए थे। आप तैयार हैं? पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। ध्यान करो, याद करो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद को रिड्यूस कर ले। तो यहाँ पर यूरोपियम क्या होता है? देखो ये लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट हैं, ये सभी के सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। तो जो यूरोपियम होगा वो +2 से कहाँ जाने की कोशिश करेगा? यूरोपियम +3 में जाने की कोशिश करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब क्या हुआ? ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और सीरियम जो होता है वो +4 में अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सीरियम +3 में जाने की कोशिश करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियम +2 स्टेट में है और वो +3 में जाने की कोशिश करेगा। ये +4 में है, +3 में जाने की कोशिश करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे। हमारे पास जो कंपाउंड है, देखो एक आयरन वाला कंपाउंड है, आयरन की यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये +3 आएगी। इसी तरह से इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये भी +3 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ये भी +3 आएगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, +2 आएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद देखो, आयरन जो है अगर +3 में होता है, अगर आयरन +3 में होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे D5, और D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आप अप्लाई कर देंगे इस D5 के अंदर, अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसी तरह से मैग्नीज जो है, अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन देखें तो वो D4 हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये भी पेयरिंग करेगा और इसकी पेयरिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको। 1 2 3 और 4, ये 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे, ये खाली हो गए। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो इसके पास एक, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर आप कोबाल्ट का निकालेंगे तो कोबाल्ट के पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है और ये वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पर। तो वीक फील्ड लिगेंड में अगर हम देखें यहाँ पर तो कोबाल्ट जो हो जाएगा, कोबाल्ट के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और मैग्नीज +2 में रहेगा तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन आएगा D5, और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। तो आंसर आना चाहिए हमारा सेकंड, है ना? सेकंड आना चाहिए। सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है। तो इस तरह से हमारा आंसर आना चाहिए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो ये भी डी एंड एफ ब्लॉक का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इज प्रीफर्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ओवर Na2। तो ये तो सही बात है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ही यूज़ करते हैं। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि ये जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये क्या करता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये पानी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये पानी में अच्छा सॉल्युबल होगा कंपैरेटिवली K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 हैज़ हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये तो सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। सॉल्युबिलिटी Na2Cr2O7 की ज़्यादा होगी। The total change in the oxidation state of manganese involved in the reaction of KMnO4 and potassium iodine in the acidic medium। KMnO4 को अगर एसिडिक मीडियम में ले लें, अगर हम KMnO4 को अगर हम एसिडिक मीडियम में ले लें तो एसिडिक मीडियम में तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, +7 से +2 में जा रहा है। तो पूछा गया है चेंज कितना हुआ? तो चेंज तो बेटा 5 का हुआ है। तो बहुत कॉमन सा ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, PYQ भी है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम? हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम कम होता है जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। अगर ये D7 है, अगर इन्हें 5 ऑर्बिटल में आप लगा के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर
देखो यहाँ पर 7 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और D6 को लगा के देख लो एक बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर क्या होना चाहिए? यही आंसर होना चाहिए, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंटम ज़्यादा आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, D&A ब्लॉक का क्वेश्चन है। कैटलिस्ट के बारे में दिया गया, देखो फोटोग्राफी के अंदर हम AgBr यूज़ करते हैं, है ना, और ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है और पॉलीथीन बनाने में यूज़ होता है, सही बात है ये भी, तो ये तो करेक्ट हो गया। हैबर्स प्रोसेस में आयरन यूज़ करते हैं, वॉकर्स प्रोसेस में हम PdCl2 यूज़ करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होना चाहिए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर यही होना चाहिए। वॉकर्स प्रोसेस में हम PdCl2 यूज़ करते थे, याद करो, है ना। प्लेटिनम का कंपाउंड है भैया, प्लेटिनम का कंपाउंड है, मैग्नेटिक मोमेंटम का ही क्वेश्चन है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम किसी भी प्लेटिनम कंपाउंड का क्या होता है? 0। डायमैग्नेटिक होते हैं सारे प्लेटिनम कंपाउंड्स। फिर यहाँ पे बीच अमंग द फॉलोइंग इज अ चिलेटिंग लिगेंड, तो देखो ऑक्जेलेट इज अ चिलेटिंग लिगेंड, इथिलीन डायमाइन इज अ चिलेटिंग लिगेंड, ग्लाइसिनेट, याद करो ग्लाइसिनेट, CH2 C डबल बॉन्ड OO- और NH2 ऐसा एक लिगेंड होता था, है ना, ये भी चिलेटिंग लिगेंड है। तो आंसर क्या होगा? थायोसल्फेट। थायोसल्फेट को हम चिलेटिंग लिगेंड कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाकी सब चिलेटिंग लिगेंड है। फिर देखो अगला, देखो आइडेंटिफाई द लेविस। लेविस एसिड कौन होता है? अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या करती है? लोन पेयर एक्सेप्ट करती है ना लिगेंड से, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगी? लेविस एसिड हो जाएगी। तो क्या होगा ये? और जो लिगेंड होंगे वो लेविस बेस हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम आयन जो होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम का काम कर रहा है, तो आंसर इसका बी होना चाहिए। पर सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल, डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन आते हैं, नीट में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, देखते ही हो जाने वाले क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सबके अंदर आपको लिस्ट को मैच करना है। अब सबके सब वीक फील्ड लिगेंड है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो T2G EG के बेसिस पे चल रहे हैं, तो T2G EG में जाना है, और सबके सब वीक फील्ड लिगेंड है, तो पहले T2G भरेंगे और फिर EG भर देंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आयरन +3 में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। निकिल हो गया +3, तो निकिल +3 में नहीं होगा, ये निकिल +2 में होना चाहिए। यहाँ पे निकिल +2 होना चाहिए और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वेनेडियम जो है यहाँ +3 में होगा, तो वेनेडियम +3 में आएगा, तो वेनेडियम हो गया बेटा +3 में, वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो वेनेडियम +3 में बचे कितने? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आई थिंक, ये 8 हो गए, ये 2 हो गए। अब इसको मैच कर देते हैं, तो देखो T2 क्रोमियम जब T2G में जाएगा तो ये मैच हो गया इसके साथ, मतलब A का हो गया आपके पास सेकंड, और B का हो गया आपके पास B का हो गया बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 और 2 5। B का हो गया थर्ड, B का हो गया थर्ड, B का हो गया थर्ड, और C का हो गया 8, 6 और 2 8, और D का हो गया 2। ठीक है सर जी, तो C का हो गया फोर्थ और D का हो गया फर्स्ट, यही हुआ ना। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, मतलब ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। फिर देखो आगे क्या लिखा है, माइल्डली अल्केलाइन मीडियम। माइल्डली अल्केलाइन मीडियम में आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 माइनस। तो भैया आयोडाइड आयन माइल्डली अल्केलाइन मीडियम में जब जाएगा, IO3 माइनस आयोडेट आयन बनाएगा, यही हमारा A हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, तो ये आनी चाहिए आई थिंक +5, तो आंसर होगा +5। गेट इट। फिर देखो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। मेटल के साथ एक पोजीशन ऑफ A ऐसा जाएगा, ऐसे बनाएगा, ये इधर B लगा सकते हैं, इधर C लगा दें। दूसरा कंडीशन हो सकता है एक A को ऐसे लगा दें, याद करो ऐसे सीखा था हमने, ये दूसरा हो गया। अब इसके अंदर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म, और ये हो गया हमारा सीस फॉर्म। तो 2 तो ये हो गए, और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसकी एक मिरर इमेज भी बन जाएगी। तो इसका एक D फॉर्म भी होगा और इसका एक L फॉर्म भी होगा। तो एक तो ये हो गया और इसके 2 फॉर्म हो गए, मतलब 1 इसके और 2 इसके, टोटल कितने होने चाहिए? 3। तो 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनना चाहिए इसके।
फिर क्या दिया है सर जी, एनिलिन की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं K2Cr2O7 के साथ, तो ये तो बनाना चाहिए क्विनोन जैसा, तो ये आंसर होना चाहिए इसका ए। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखो KOBr क्या करता है, ये हॉफमैन ब्रोमोबाइट रिएक्शन है, ये तो आपको बनाएगा प्राइमरी अमाइंस, है ना, ये तो बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अमाइन को रिड्यूस करेगा, ये भी बनाएगा तो अमाइन, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा और यहाँ पर इस कार्बन को हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले वाले का तो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा, दूसरे वाले का तो ये आंसर बी होना चाहिए। देखो इसका, है ना, ये वाला NH2 यहाँ लग जाएगा और ये यहीं पर रिड्यूस हो जाना चाहिए, तो ये होना चाहिए आंसर इसका। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट कब यूज करते थे बेटा, ये अमाइंस की टेस्ट में यूज करते हैं। तो देखो ये जो पहला है साइनाइड, ये हाइड्रोजनेशन कर रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमाइन बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये साइनाइड NaHg के साथ ये भी रिड्यूस होगा, ये भी अमाइन बन जाएगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये साइनाइड को रिड्यूस करेगा, ये भी अमाइन बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो ये SnCl2, ये कौन सी रिएक्शन याद करो, ये होती है आपकी, ये वाली जो रिएक्शन होती है ये होती है आपकी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन होने की वजह से ये साइनाइड जो है कन्वर्ट होना चाहिए एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड ग्रुप लगने की वजह से हिंसबर्ग टेस्ट तो नहीं आएगी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी। फिर देखो ये लिखा है प्राइमरी अमाइन है, क्लोरोफॉर्म है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। याद करो ये तीनों कॉम्बिनेशन कब मिलते हैं, कार्बिल अमाइन टेस्ट, और कार्बिल अमाइन टेस्ट बनाता है अपना अल्काइल साइनाइड, तो डायरेक्ट आंसर है अल्काइल साइनाइड इसका आंसर होगा। फिर क्या बोला है, देखो भैया, कंसीडर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन स्मॉलेस्ट pKb, मतलब मोर बेसिक, देखो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है और pKb वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, अब यहाँ पे मीडियम का बड़ा रोल है जब बेसिक स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन दोनों के इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो आंसर आता है इसका वो 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और देन जो आपके एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, ये एरोमेटिक अमाइन है तो वो पीछे आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये हमारी 3 डिग्री है, तो सबसे हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ इसका होना चाहिए, तो pKb सबसे कम होना चाहिए, तो आंसर इसका ये आना चाहिए। फिर क्या बोला है, देखो आइडेंटिफाई द इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। देखो LI लीलावती थाने में फोन ट्राई अवश्य करो, है ना, अवश्य मतलब इजेंशियल, इसीलिए अवश्य करो। ये जो एल है ये हो गया ल्यूसिन, ये हो गया आइसोल्यूसिन, ये हो गया लाइसिन, ये हो गया लाइसिन, लाइसिन है यहाँ पर, ये रहा लाइसिन। फिर देखो ये अर्जेनिन है, अर्जेनिन है क्या कहीं पे, कहीं पे नहीं है। फिर ये हो गया वैलिन, तो वैलिन है कहीं पे, ये रहा वैलिन। फिर उसके बाद हो गया थ्रियोनिन, ये हो गया थ्रियोनिन, तो ये थ्रियोनिन, ये भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद मिथाइनिन, मिथाइनिन तो नहीं है। फिर उसके बाद ये हो गया फिनाइल एनालिन, तो ये भी नहीं है। और ये हो गया ट्रिप्टोफेन, तो ट्रिप्टोफेन भी नहीं है। तो आपका आंसर ए, सी और डी होना चाहिए, ए, सी और डी, ए, सी और डी, मतलब ये आंसर ए होना चाहिए इसका। क्या है ट्रिक, एक बार बोलो, लीलावती थाने में फ़ोन ट्राई अवश्य करो, लीलावती थाने में फ़ोन ट्राई अवश्य करो, ये एजेंशियल, अवश्य मतलब एजेंशियल। क्या बोल रहा है भैया, आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग द एसिडिक हाइड्रोलिसिस फ्रॉम द, तो देखो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट, ठीक है। तो स्टार्च गिव्स गैलेक्टोस, नहीं भैया, स्टार्च तो ग्लूकोज से बनते हैं, है ना स्टार्च, तो ये तो गलत हो गया। फिर शुगर केन मतलब शुगर जो होती है फ्रैक्टोस और ग्लूकोज से बनती है, तो ये तो सही है। फिर मिल्क शुगर जो होता है वो लैक्टोस से बनता है, और लैक्टोस में होता है गैलेक्टोस और ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोन डी जान में जान ला दे पीते ही, तो ये भी सही है, बी, सी तो सही है। फिर अमाइलोपेक्टिन गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो उसमें फ्रुक्टोज तो होता ही नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज होते हैं अमाइलोपेक्टिन्स में, और अमाइलोज गिव्स ग्लूकोज, ये तो सही है।
है ना, ये स्टार्च के पार्ट है दोनों, तो भैया BCE आंसर होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल्स पे। तो अब आते सुक्रोज, और ये लिंक के बारे में क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। ठीक है सर जी, तो सुक्रोज में होता है अल्फा बीटा, है ना, अल्फा 1 और बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2, तो बी का तो थर्ड होना चाहिए। और माल्टोज में होते हैं दोनों अल्फा अल्फा ग्लूकोज होते हैं, अल्फा 1 और ये सेकंड होना चाहिए। और गैलेक्टोज में एक बीटा बीटा लिंकेज होती है और वो 1,4 पे होती है, तो ये होना चाहिए। और अमाइलोपेक्टिन में 2 लिंकेज होते हैं, अमाइलोपेक्टिन याद करो शीट जैसा होता है ना, तो उसमें एक तो अल्फा 1,4 होता है और अल्फा 1,6 होता है, तो ये इधर होना चाहिए। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड, और बी का हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, और ये हो गया आंसर। तो फर्स्ट आंसर है इसका भैया। तो लो, ये तो बायोमॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है भैया, इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भैया, डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो फिनाइल हाइड्रोजन जो होता है ना, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन DNP टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, इसके लिए होना चाहिए कीटो ग्रुप्स। तो ये जो डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट होता है, इसमें तो कीटो ग्रुप फ्री नहीं होता ही नहीं है मतलब, तो ये तो टेस्ट नहीं देगा, तो ये तो नहीं देगा टेस्ट। और स्टार्च को हीटिंग करें अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तो मेथड ही है ग्लूकोज बनाने की, तो सही है, तो मेथड है तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, तो बी आंसर होना चाहिए। अरे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटीन के बारे में देखो, फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे 4 होते हैं ना, तो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड कहाँ होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है बेटा ये तो बहुत। फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन, नहीं करता, उसमें तो कीटो होता है ना, फ्रक्टोज में कीटो होता है, एल्डिहाइड में एल्डोज इसीलिए बोलते हैं ना उनको, है ना, तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं होता है, पर वो टॉलेंस टेस्ट देता है, बिल्कुल देता है, क्योंकि पानी में जाने के बाद क्या करता है, टोटोमेरिज्म कर लेता है, और टोटोमेरिज्म करके वो एल्डिहाइड ग्रुप बना लेता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगो रिअरेंजमेंट, सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है भैया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, दोनों करेक्ट है। विटामिन, कौन सा विटामिन है इनमें से, विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, याद करो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, सी। इनकरेक्ट क्या है ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल है, पानी में आसानी से आप घर पे पानी में ग्लूकोज डिजोल्व करते हो, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजोल्व होता है, एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से नहीं होता है, यही आंसर होगा, ये इनकरेक्ट है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजोल्व होता है, न कि कीटो ग्रुप की वजह से। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, सही बात है भैया, बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक, नहीं भैया, एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर ही आप क्या करते हो, एंजाइम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप दही बनाना चाहते हो तो लैक्टोबैसिली यूज़ करते हो, है ना, अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग जगह पे आप यूज़ करते हो, तो स्पेसिफिक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। फिर मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, से भी सही बात है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन के पार्ट होते हैं वो। एंजाइम ऑक्सीडेज कैटेलाइज द हाइड्रो, नहीं माल्टोज को माल्टेज करता है, ऑक्सीडेज नहीं करता, ये तो गलत बात है, माल्टेज करता है, ये भी गलत बात है, तो बी और डी गलत है, तो बी और डी गलत है, ये आंसर होना चाहिए। अरे आपका तो नीट वाले बच्चे, आपका तो बायोमॉलिक्यूल एकदम मस्त होना चाहिए ना। एग को गर्म किया, ये कोएगुलेशन करता है, एक तो ये क्या करता है, डीनेचुरेशन ऑफ हो जाता है, उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन ही कहलाता है एग का, अगर उसको हीट करेंगे तो। डीएनए, अब याद करो डीएनए में 4 बेस होते हैं, ए टी जी सी, है ना, एडेनिन, थायोनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 होते हैं, और ए का कॉम्बिनेशन टी से होता है और जी का सी से होता है। तो जहाँ पे भी कोडिंग होगी कॉम्प्लीमेंट्री, देखो ए का हो जाएगा टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, टी का ए जी टी, टी ए सी जी ए जी टी, याद करो। फ्रॉम द विटामिन, कौन से विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आर, कौन से स्टोर होंगे, जो फेट सोल्यूबल है वो स्टोर होंगे, जो पानी में मिल जाते हैं वो स्टोर नहीं होंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो उन्हें वापस लेना पड़ता है हमें। तो ए डी ई के और B12 ये 5 होते हैं, बॉडी स्टोर कर लेती है, 1 2 3 4 5। शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रिसिपिट, जो रिड्यूसिंग शुगर ना हो,
तो सुक्रोज इटसेल्फ ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके अंदर ये रिड्यूस नहीं हो सकती है ना, क्योंकि में हेमी एसिटल ग्रुप फ्री नहीं होता है इसके अंदर, बाकी सब में हेमी एसिटल ग्रुप फ्री होता है। कौन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट? डीएनए में क्या नहीं होता? डीएनए में ए होता है, अभी बताया था, ए, टी, जी, सी, ये 4 होते हैं। क्यूनोलिन तो है ही नहीं, वो बेस, डीएनए बेस ही नहीं है। यूरासिल होगा, 5वां भी होगा, तो वो आरएनए में होता है। अब ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एडेनोसिन, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा कि आपकी जो बेस शुगर होती है और वो यहाँ पे जुड़ेगी, तो मतलब ये आंसर ए है इसका। ये बेस शुगर है और इसके इस ए नाइट्रोजन से हमारा राइबोस शुगर जुड़ जाएगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे तो आपके पास 3 है, लिथियम, लिथियम प्लस, लिथियम 2, लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 माइनस। तो लिथियम 2 के पास, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन हो गए 6, इसके पास हो गए 5, इसके पास हो गए 7। अगर मैं इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूं बाय एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये 1 आना चाहिए, ये 0.5 आना चाहिए, ये 0.5 आना चाहिए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो गया मेरे लिए Li2, पर उसके बाद इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जिसका रेडियस कम या जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में हो और जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस स्टेबल। तो इसका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, इसका बॉन्डिंग में है, एज वेल एज इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये साइज में छोटा है, बॉन्ड की लेंथ कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा आनी चाहिए। तो इसके बाद Li2 प्लस आना चाहिए और इसके बाद Li2 माइनस आना चाहिए। बी आंसर। करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। देखो यहीं पे दिख रहा है, तो बेरिलियम बड़ा नहीं हो सकता ना, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती है। ये बोल रहा है मैग्नीशियम की कम है, यही इनकरेक्ट दिख रहा है साफ साफ। कंसिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, तो सडन जंप कहाँ आ रहा है? देखो 800, फिर 2400, 3600, फिर यहाँ से यहाँ देखो अचानक से इतना बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी। तो 3 के बाद सडन जंप है, मतलब इसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए, तो ये ग्रुप 13 को बिलोंग करना चाहिए। द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड, एक ही पीरियड में नहीं है ना। तो देखो पैलेडियम तो होता है आपका 5th पीरियड में, और ये इरिडियम, पैलेटिनम और ये सब ऑस्मियम, ये सब तो होते 6th पीरियड में। तो आंसर होगा पैलेडियम, ये तो 5th पीरियड एलिमेंट है। ट्रिक से भी निकाल सकते हो, आपको ट्रिक से याद होंगी अगर D&A ब्लॉक की। तो द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नाइट्राइट का स्ट्रक्चर बना लें, ये नाइट्राइट का स्ट्रक्चर है, इस पर माइनस चार्ज है, 1 2 1 2 लोन पेयर ऐसे होंगे इसके पास, 1 2 1 2, और इस माइनस चार्ज की वजह से 1 2 इसके पास भी होंगे। तो कितने हो गए? 2 4 6 2 8 2 10 और 2 12। जो नॉन बॉन्डेड है वो 12 इलेक्ट्रॉन है भैया, 12 नाइट्राइट में, नाइट्राइट आयन था ये। सेंट्रल एटम एग्जिबिट sp2। देखो BF3 का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3, और नाइट्राइट का स्ट्रक्चर अभी बताया था मैंने, लोन पेयर, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ही सिग्मा बॉन्ड इधर है, 1 2 3, ये भी sp2, ये भी sp2, यही आंसर होना चाहिए। सिग्मा है और सिग्मा में अगर 2 वेव्स, इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन क्या कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? जब डिस्ट्रक्टिव फेज में होता है। डिस्ट्रक्टिव फेज मतलब सी है, सिग्मा ए माइनस, सॉरी साइन ए माइनस साइन बी का डिस्ट्रक्टिव फेज माइनस में होता है, प्लस होगा तो कंस्ट्रक्टिव फेज हो जाएगा, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्या क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्लास्क कंटेन एक मिक्सचर है आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन क्या होता है? देखो 1 2 3 4 5, ये यहाँ लगा दो मिथाइल, ये आइसोहेक्सेन है, आइसोहेक्सेन 1 2 3 4 5, यहाँ मिथाइल लगा दो, ये हो गया 3 1 2 3 3 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब ये थोड़ा सिमेट्रिक है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 63 होना चाहिए और इसका 60 होना चाहिए इस पर गिवन।
अब ये मिक्सचर है और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट लगभग बहुत नियरेस्ट हैं, तो जब बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर हो तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होगी और पहले कौन बाहर निकलेगा, तो 60 डिग्री वाला पहले बाहर निकलेगा, मतलब आइसोहेक्सेन पहले बाहर निकलेगा। यही सवाल है, कौन पहले बाहर निकलेगा, डिस्टिल आउट फर्स्ट। हाँ जी, बात करें इसकी, लासियन टेस्ट किसके लिए यूज होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, पहला वाला तो थर्ड से। कॉपर ऑक्साइड यूज होता है कार्बन के डिटेक्शन के लिए। सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं हेलोजन को, स्पेसिफिकली हेलोजन टेस्ट के पहले। और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट गिव्स ब्लैक है ना। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ। तो आंसर सी होना चाहिए इसके लिए। इफ बोथ द सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर और नाइट्रोजन अगर दोनों प्रेजेंट है तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट यूज करते हैं ना, उसके बाद वो क्या बनाता है, थायोसाइनेट बना लेता है। वो दोनों कंबाइन फ्यूज करेंगे एक साथ, अगर दोनों प्रेजेंट है और सोडियम एक्सट्रैक्ट डाला आपने, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया आपने, तो सोडियम थायोसाइनेट बना लेते हैं। सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम डज नॉट रिएक्ट, कौन से रिएक्ट नहीं करेगा, जिसके पास टर्मिनल एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी। ये ब्यूटोआइन या होता है ना, ब्यूटोआइन, इधर टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, इन सब में है। अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, अमाइन से करेगा, इथाइन से करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। किसकी डेंसिटी का ऑर्डर बताओ बच्चा। देखो सबसे ज़्यादा जैसे डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए जनरली। तो देखो ये तो बेंजीन है, ये भी बेंजीन सब तो सब बेंजीन है, लेकिन यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ एक ब्रोमीन और एक, तो इसका मास ब्रोमीन का ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मास होना चाहिए डी का, फिर होना चाहिए सी का, फिर बी का, फिर ए का, DCBA 90th, which among the following pair of the structure will give different product of the ozonolysis। देखो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है ना, जैसे ये मान लो ये बेंजीन है ना, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है उसकी क्लीवेज हो जाती है, टूट जाता है ना वो। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि अलग प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब दोनों, इसका भी प्रोडक्ट अलग और इसका भी प्रोडक्ट लगाना है। तो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा है। अब इस मिथाइल ग्रुप अगर ये दोनों यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान से। तो जब ओजोनोलिसिस होगा ये कट जाएगा तो ये मिथाइल तो अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं हो पाएंगे, साथ में रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब होगा तो ये प्रोडक्ट अलग बनेगा और यहाँ पर होगा तो ये मिथाइल अलग अलग होने से, सेपरेट हो जाने से दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो आंसर इसका सी होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका पेपर अच्छा जा रहा है। नीट की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से कीजिए, इस बार हम रिजल्ट ला के रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए सायोनारा।